एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ गई हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का माइंड मैप, जो कि CUET, नीट, JEE और बोर्ड एग्जाम्स के सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के बच्चों के लिए यहाँ पर माइंड मैप कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक के जरूर देखना है और मेरे साथ साथ आप लोगों को पूरा माइंड मैप ड्रॉ करना है। लास्ट मिनट क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है डेफिनेटली माइंड मैप का ही होता है। सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मैं आप लोगों को बनवा रही हूं और अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी चैप्टर्स के माइंड मैप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप जरूर चेक कर लीजिए, आपको सारे चैप्टर्स के जो है माइंड मैप वो मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये माइंड मैप और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, राइट। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पर माइंड मैप। और छोटा और काफी शॉर्ट चैप्टर, स्वीट सा चैप्टर है हमारा, फटाफट से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिखते हुए चलेंगे और ये हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट। तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेटली हम लोग जो है फैराडेस के जो लॉ है और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली फैराडे ने क्या किया था कि एक जो है कुंडली ली थी, एक कॉइल ली थी और उसके पास जो है मैग्नेट को बार बार पास लेकर के आना और दूर लेकर के जाना, एक बार पोल को रिवर्स करके पास लेकर के आना और दूर लेकर के जाना। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ था। बेसिकली उसका जो कंक्लूजन निकला था उसको फैराडे जी ने 2 नियम में दिए थे, जिसमें आपका जो पहला नियम है वो ये बताता है कि आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, मतलब कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हो रहा है, जिसमें सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, तो EMF पहले क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या प्राप्त होती है, प्रेरित धारा हम लोगों को मिलती है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले एक डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए कॉइल बना दी और यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने जो है धारा मापी लगा रखा होता है, जो कि विक्षेप को, यानी कि जो करंट की वजह से डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है उसको ये जो है यहाँ पर मेजर करके देता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जो है क्या लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं डेफिनेटली। और ये एक्सपेरिमेंट के पार्ट में हम लोगों को क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है मैग्नेट की को पास लेकर के आने और दूर लेकर के जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के पास, कुंडली के पास, उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आता है, चेंज आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है। EMF इंड्यूस्ड होने की वजह से हम लोगों को यहाँ पर प्रेरित धारा प्राप्त होती है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड लॉ होता है फैराडे का, उसमें फैराडे जी क्या बताते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि भाई कि ये जो EMF क्रिएट होगा ये क्या होता है, -dϕ/dt के इक्वल होता है और नंबर ऑफ टर्न्स भी डेफिनेटली मैटर करता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स n, ठीक है, कि आपका जो कुंडली है, वहां पर जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये मैटर करता है। और ये जो माइनस चिन्ह है इसको जो है लेंज जी ने फिर पूरा एक्सप्लेन किया, तो ये हम जो है लेंज लॉ के नेम से जानते हैं कि यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, उसी का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है ना। तो ये चीज हम लोगों को लेंज लॉ में लेंज जी ने बताई है। और बेसिकली ये क्यों होता है, तो ये जो है एनर्जी का जो मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये चीज जो है यहाँ पर हो रही होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है फैराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों ही हम लोगों ने कंक्लूजन देख लिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये आपका क्या था, ओके। फैराडेस लॉ, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो है बेसिकली जो यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हम लोगों ने लिख लिया फैराडे लॉ और लेंज लॉ के बारे में, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं
इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा के बारे में। ठीक है, तो प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होगी आपकी, तो यहां पर जो है I इज इक्वल्स टू E बाई आर, और ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू E बाई आर, और E के प्लेस में हम जो है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस d5 बाई dt, राइट, ये हो गया आपका। ठीक है, ओके, तो ये इसके बाद जो है बेसिकली जो फाई है हमारा, फाई के लिए जो है हम फॉर्मूला डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज के साथ यहाँ पर क्या इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जो फाई की वैल्यू है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसमें चेंज या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से भी आ सकता है, या तो यहाँ पर एरिया में चेंज की वजह से भी आ सकता है, दोनों में से किसी के में भी चेंज की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स में जो मैंने चेंज आप लोगों को जैसे कि बताया है कि किसकी वजह से होता है, तो इस चीज को भी हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस की, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से E इज इक्वल्स टू d5 बाई dt, और अगर हम फाई की जगह वैल्यू रखते हैं तो डेफिनेटली ये बी ए कॉस थीटा अगर हम रखते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो कि थीटा की वैल्यू जो है आपकी मतलब 0 डिग्री है, तो उस केस में आपका कॉस 0 डिग्री 1, और इसलिए आपका जो है फाई के प्लेस में जैसे ही अगर हम लोगों ने वैल्यू रखा और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए डी बी बाई डी टी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ओनली चेंज हो रहा है, जो यहाँ पर एरिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका एरिया में चेंज की वजह से अगर हुआ तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो हमारे पास बच रहा है, अगर मान लो कि थीटा में वेरिएशन आया, राइट, तो थीटा क्योंकि हम अगर मान लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखे तो ओमेगा टी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल्स टू जब अगर ओमेगा टी के फॉर्म में अगर हम लोगों ने लिखा तो इस केस में जो यहाँ पर चेंज होगा तो उसके लिए बेसिकली डी बाई डी टी, मतलब कि अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन अगर हम लोगों ने कॉस ओमेगा टी का किया तो ओमेगा साइन ओमेगा टी यहाँ पर आप लोगों का आएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली हम माइंड मैप कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी कंसिडर किया तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ का एक फॉर्मूला हो जाएगा अगर मान लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो मतलब तीन चीज में चेंज की वजह से फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, राइट। अब इसके बाद जो है जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली हम मोशनल ईएमएफ यानी कि गतिक विद्युत वाहक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिकली जो हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या ये वाला जो पॉइंट पढ़ा था ना कि जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल में अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से कैसे फ्लक्स चेंज होगा, तो ये जो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं इसी में ये चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। और इसके लिए मान लो कि पहले से हम लोगों ने एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर ले लिया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या करें, मान लो कि हम लोग एक करंट मतलब एक कंडक्टिंग मटेरियल हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, और कंडक्टिंग मटेरियल का एक फ्रेम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फ्रेम में से 3 हिस्से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, और लास्ट वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर जो है मैं अलग से सेपरेट यहाँ पर ऊपर रख देंगे हम, और इसको हम क्या रखेंगे, मूवेबल रखेंगे, मतलब कि इसको हम सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं, लेफ्ट राइट जो है। बिल्कुल आ रही है बात समझ में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मान लो कि जैसे कि अगर मैंने रॉड को इधर मूव किया, इसको मैं पी क्यू रॉड नाम दे रही हूँ, या फिर रॉड को अगर मैंने इधर मूव किया, राइट मूव किया तो आपका एरिया बढ़ेगा, लेफ्ट मूव किया तो एरिया घटेगा। मान लो कि ये आपका क्या है, एल है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, एक्स है, राइट।
तो x की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है ना। तो इस वजह से यहाँ पर फिर क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। और इसके लिए जो EMF का हम इक्वेशन लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू d∅dt, है ना। तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो x में चेंज की वजह से हो रहा है। तो देखो सबसे पहली बात तो हम d/dt, मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने BA लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जो एरिया है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, L इंटू एक्स। और चेंज डेफिनेटली L आपका फिक्स है, x में आपका चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ये d/dt। और यहाँ पर जो है इसके पहले हम लोगों को जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको भी यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे कि मैंने मान लो कि B और L यहाँ पर लिख दिया, x में चेंज की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, dx/dt। और मान लो कि एक डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली उससे हम लोगों को यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड मिलती है। तो dx/dt के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे हम BLV, ठीक है, राइट। तो BLV यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। तो इस तरीके से एक EMF का हम लोगों को फॉर्मूला मिला। देखो सबसे पहले आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक सेल का EMF पढ़ा होगा, जब ये पूरा 12th का फिजिक्स आप पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने इंड्यूस्ड EMF के बारे में पढ़ा। इंड्यूस्ड EMF के बाद ये जो है मोशनल EMF है, और मोशनल EMF मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये BLV जो है वो मैक्सिमम का केस है। मान लो कि आपका जो है थीटा की वैल्यू, अगर मान लो कि मतलब कि जो इनके बीच का जो कोण बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, अगर वो मैक्सिमम बन रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपका बेसिकली लाइक मान लो कि अगर हम cos थीटा या cos ओमेगा टी हमने रखा होता, तो वहां पर cos ओमेगा टी का भी क्या होता, इंटीग्रेशन होता, और cos जो है वो sin ओमेगा टी, ओमेगा sin ओमेगा टी आपका जो है बन जाता, राइट। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन पहले वाला जो लिखा था, अगर थीटा भी वेरिएबल होता तो, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल वेरिएबल क्या है, तो केवल और केवल यहाँ पर जो है x डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मोशनल EMF का इक्वेशन लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसके बाद जो है हम रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे। लाइक मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने लिया है, जहाँ पे मोशनल EMF क्रिएट हो रहा है, अगर मान लो कि मैं कोई एक ऐसा रॉड रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबसे पहली बात कि घूर्णन विद्युत वाहक बल, मतलब कि रोटेशनल EMF की हम बात कर रहे हैं। तो मान लो कि मैंने क्या किया कि किसी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें मैंने एक रॉड रखी जो यूं इस तरीके से, जैसे कि ये पेन है, अगर मान लो कि ये पेन को मैं यूं इस तरीके से क्या कराती हूँ, रोटेट करवाती हूँ, राइट। तो ये आप देख पा रहे हो, मतलब कि अपनी तरफ से यूं इस तरीके से ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो यूं अगर इस तरीके से रोटेट होगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF कैसे निकलेगा, ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। और मान लो कि इसकी जगह लाइक अगर मान लो कि जैसे कि ये डिब्बी है, ठीक है, ये मान लो कि एक कहना चाहिए कि आपका क्या है, मतलब एक सर्कल है। अगर इसको यूं इस तरीके से घुमा रही हूँ, यूं इस तरीके से, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी रोटेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से आप लोगों का क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर मोशनल EMF क्रिएट होगा, मोशन की वजह से EMF क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे जो है लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेकंड मैंने आप लोगों को बताया, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ और इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए B है, पहले से है। और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अंदर के डायरेक्शन में ही यूं इस तरीके से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का E इज इक्वल्स टू माइनस n d∅dt, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। फाई की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल्स टू माइनस n और d/dt d, और फाई की जगह में क्या हो जाएगा, ये BA cos ओमेगा t, ठीक है। और E इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे cos ओमेगा t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन अवकलन यहाँ पर होगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, तो ये लिख लेंगे हम माइनस n BA ओमेगा साइन ओमेगा t, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पहले भी किया था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF की बात करें, तो मैक्सिमम की केस में यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF E मैक्स यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका NBA और ओमेगा, ठीक है, ये आपका। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारा रोटेशनल मोशन है उसके लिए इंड्यूस्ड EMF, तो बेसिकली रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है
जो हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ा था, तो जब हम लोगों ने सिंपल एक रॉड को मूव कर रहे थे, है ना, जिसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एरिया चेंज हो रहा है देखा था, है ना। और जब अभी हम लोगों ने रोटेशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये लास्ट वाला, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली मैं जो है बोर्ड्स और कंपटीशन एग्जाम दोनों को यहाँ पर कंसिडर करके चल रही हूँ। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले बात जब हम लोगों ने फैराडे के लॉ के बारे में यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर एक कॉइल थी जिसमें क्या हो रहा था, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। तो देखो एक से ज्यादा कॉइल्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंड्यूस्ड हो रहा है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना हो रही है ना, प्रेरण का जो यहाँ पर इफेक्ट है, ठीक, वो दो तरीके से होगा। एक तो खुद के कॉइल में इंड्यूस्ड अगर होता है तो उसको जो है हम मतलब स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, और उस टाइम पे जो है हम लोगों को वैल्यू मिलती है कांस्टेंट की, वो आपका स्वप्रेरकत्व कहलाती है। और अगर मान लो कि दो कुंडलियां हैं, मतलब आपका घर है, आपके पड़ोसी का घर है, आपके पड़ोसी ने कार लिया तो आप सोचोगे कि मैं भी कार ले लूं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब जस्ट एक समझाने के लिए बताया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन जब इस तरीके से एक कुंडली की वजह से दूसरे कॉइल में जो है क्या होगा, ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड होगा, तो उसको हम जो है अन्योन्य प्रेरण की घटना बोलते हैं। तो इन दो चीजों के बारे में हम लोगों ने इन दो चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहली बात कि यहाँ पर जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये जो है इंडक्टेंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये जो फाई में जो चेंज हो रहा है, तो करंट में जो चेंज है वो कंप्लीटली फाई के चेंज के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हम रिलेशन हम लोगों ने जो देखा कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फाई के, राइट। अब ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन अगर हटेगा यहाँ पर, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, जैसे कि हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के, कि कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही मैग्नेटिज्म में जो इंड्यूस्ड करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के जो है प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर भी हम लोगों को आर कांस्टेंट मिला था, एक आर एलिमेंट होता है, यहाँ पर भी हमको कांस्टेंट मिल रहा है एलिमेंट एल आई। इसके पहले आप लोगों ने संधारित्र का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पर जो आपका चार्ज आवेश है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो वहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे थे तो हमको सी मिल रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों को अभी तक सी और आर एलिमेंट मिला हुआ होता है। जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर, या हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व, ठीक है। अब ये जो L की वैल्यू है, डेफिनेटली यहाँ पर L इज इक्वल टू 5/I। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या होगा, वो आपके फ्लक्स की वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा। तो N फाई इज इक्वल टू LI, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है क्या, N इज इक्वल टू N नहीं, L इज इक्वल टू, क्योंकि हमको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा फाई N फाई बाई आई, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, ये हम लोगों को इंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि दो तरीके से यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं। एक जो है हमारा क्या होता है कि एक होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के लिए ही हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हम जो है बात करेंगे किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में बेसिकली हम L के बारे में यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर ये L की वैल्यू निकाली थी, है ना, अगर मान लो कि हम ये जो L की वैल्यू है कि नहीं,
ये एल की वैल्यू है, इसको अगर मान लो कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला था बेसिक वाला, इस फॉर्मूला में अगर हम एन फाई की जगह में ये वैल्यू रख ले एल आई, ठीक है, तो इससे हम लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन मिलता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और फाई के प्लेस एन फाई के प्लेस में हम यहाँ पर रखते हैं एल आई, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि आपका करंट वेरिएबल होता है, एल जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो इस तरीके से एक और इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर ईएमएफ का मिल जाता है, और बेसिकली इससे रिलेटेड जो है आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू आप लोगों को दे देगी और ईएमएफ का वैल्यू आपको दे देगा, एल कैलकुलेट करने बोलेगा। इस तरीके से जितना भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रही हूँ, रिलेटेबल क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे मिलने वाले हैं। और ये छोटे चैप्टर्स का फायदा सबसे ज्यादा ये है कि चैप्टर छोटे और स्कोरिंग होते हैं, राइट। तो कम से कम नहीं में 4 से 5 नंबर तो आप लोगों का पक्का हो जाता है जब आप लोग छोटे चैप्टर्स की पढ़ाई करते हो यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अलावा हम जो है सेल्फ इंडक्टेंस की एक और वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। एल इज इक्वल टू जो है एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा और कुछ ईएमएफ के फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एक ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी हम यहाँ पर फॉर्मूलाज देखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में लिख लेते हैं, ये हो गया आप लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस, लिख लो अन्योन्य प्रेरण, एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके फ्लक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पर 2 कॉइल्स होती है, ठीक है। तो ये 2 कॉइल्स के लिए जो है हम फाई का जो साइन हटाते हैं तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ये हो जाता है क्या, एम आई, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर मान लो कि हम दोनों तरफ क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दे, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाता है क्या, डी फाई बाई डी टी, और ये हो गया एम डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से ईएमएफ का जो हमारा इक्वेशन है, ईएमएफ का अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो ईएमएफ का इक्वेशन हम लिख सकते हैं एम डी आई बाई डी टी, जैसे कि हमने एल के लिए लिखा था, बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया है। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा कि जो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो ये M12 और ये M21, मतलब कि पहले वाले कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में अगर यहाँ पर म्यूचुअल मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो आपका जो है क्या हो जाएगा, पहले कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल का जो है वो M21 और दूसरी कॉइल की वजह से पहले कॉइल पर M12, दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, बेसिकली सेम होती है। M12 इक्वल होता है M21 के, और इनके लिए जो है हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं क्या, म्यू नॉट N1 N2 और ये पाई R स्क्वायर और L, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन लिखा था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी इक्वेशन लिख लिया है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिए हैं, ओके। चलो तो इसको लिख देते हैं बॉक्स में ताकि थोड़ा सा एटलीस्ट पता चल जाए। हाँ, ये हुआ, ठीक है। चलो तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो है वो कवर हो गया। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। तो जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के लिए भी एनर्जी पढ़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पर इंडक्टर्स के लिए भी एनर्जी की बात करेंगे। तो एनर्जी के लिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड, U इज इक्वल टू हाफ
LI²। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए ये इक्वेशन होता है। और वैसे यहाँ पर इंडक्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी था, जैसे आप लोगों ने रेजिस्टर्स या कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, लेकिन क्योंकि वो आप लोगों के सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी मैं आप लोगों को फॉर्मूला तो यहाँ पर बता ही सकती हूँ, इन केस अगर आपको कहीं से कहीं ज़रूरत अगर पड़े तो। यहाँ पर अगर मान लो कि सीरीज कनेक्शन होता है तो बिल्कुल ये रेजिस्टर्स की तरह ही इनका L इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है। और मान लो कि अगर पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल के लिए इक्वेशन लिख रही हूँ, तो ये आपका होता है 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है अगर मान लो कि आप लोगों को पूछा भी जाए तो। और क्योंकि फाई की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 5th चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो अगर मान लो कि फाई की वैल्यू जो है वो आप इस तरीके से इंटीग्रल फॉर्म में BdS करके अगर लिखे, तो यहाँ पर EMF का एक और जो है स्वरूप हो सकता है इक्वेशन का -N d/dt, और ये हो गया आपका समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ BdS। ठीक है, तो इस फॉर्म में तो सारे फॉर्मूलाज को, सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर माइंड मैप में आप लोगों को मैंने जो है वो समराइज कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। एंड आई होप कि आप लोगों को ये माइंड मैप की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में आपके जो भी ओपिनियंस है वो मुझसे जरूर शेयर करिए, आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका माइंड मैप मैं आपको किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। एक बार मैं जूम आउट करके सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के बारे में देखा था। एंड इसके बाद हम लोगों ने इंड्यूस्ड करंट और EMF जो है वो फ्लक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज किस किस वजह से हो सकता है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद मोशनल EMF, गतिक विद्युत वाहक बल, रोटेशनल विद्युत EMF, घूर्णन विद्युत वाहक बल के बारे में इक्वेशंस हम लोगों ने देख लिए। इंडक्टेंस में हम लोगों ने फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में देखा। एनर्जी स्टोर्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। EMF के जितने भी तरीके से जो इक्वेशंस, पॉसिबल इक्वेशंस जो लिखे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपके साथ, आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए बाय बच्चों।